हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सेकेंड चैप्टर बायोलॉजी का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो हमें फ्लावर के बारे में पढ़ना है, फ्लावर की डिटेल इन्फॉर्मेशन, फ्लावर में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और उनकी स्टडी। तो अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं फ्लावर की डेफिनेशन। फ्लावर के बारे में, फ्लावर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो काफ़ी जगह यूज़ किया जाता है। इसकी कुछ रिलीजियस वैल्यू है, कल्चरल वैल्यू है। तो इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ कल्चरल, एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल एंड रिलीजियस वैल्यू। फ्लावर की काफ़ी ज़्यादा यूसेज भी है, अलग अलग तरह से इसको यूज़ किया जाता है, अलग अलग इसके साथ आस्था भी जुड़ी हुई है, कल्चरल वैल्यूज़ भी हैं इसकी। इसके अलावा फ्लावर जो है ये मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल की तरफ प्रूफ हुआ है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ये शो करता है। इसके साथ साथ इट इज़ अ साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इट इज़ मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल। इसके अलावा इट इज अ साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने पढ़ा है फ्लावर्स के 4 वर्ल्स होते हैं, जिसमें से 2 असेसरी वर्ल्स होते हैं, 2 नेसेसरी वर्ल्स होते हैं। ये जो नेसेसरी वर्ल्स होते हैं, एंड्रोशियम और गायनोशियम, दीज पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस। अब फ्लावर की जो ब्रांच, एक ऐसी ब्रांच जिसमें फ्लावर की स्टडी की जाती है, दैट इज फ्लोरिकल्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोरिकल्चर ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लावर। फ्लावर का अगर हम डायग्राम देखें, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये लास्ट ईयर भी हमने पढ़ा है मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाले चैप्टर में। इसमें जो नीचे की तरफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज सेपल, ये ऊपर वाला पार्ट पेटल। इसके अलावा ये जो बीच में दिख रहा है ओवरी, यानी ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये वाला पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको अगर कलेक्टिवली देखें तो हम इसे एंड्रोशियम कहते हैं। एंड्रोशियम में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है स्टेमन और दूसरा होता है फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट। इसमें ये वाला पार्ट एंथर और ये वाला पार्ट फिलामेंट। नीचे वाला पार्ट ये इट इज पिस्टिल और गाइनोशियम। गाइनोशियम में फिर पिस्टिल में फिर या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में फिर अंदर ये ओवरी, ये वाला पार्ट ओव्यूल्स, और फिर इसमें स्टिग्मा और स्टाइल। तो ये फ्लावर और इसके कुछ वर्ल्स, अगर हम वर्ल्स के बेस पर देखें तो टोटल 4 वर्ल्स होते हैं। फ्लावर में टोटल 4 वर्ल्स होते हैं। इन 4 वर्ल्स में से असेसरी वर्ल्स होते हैं और दूसरे नेसेसरी वर्ल्स होते हैं। असेसरी वर्ल्स में से एक होता है कैलिक्स,
और दूसरा होता है कोरोला। कैलिक्स मतलब सेपल के लिए, कोरोला मतलब पेटल्स के लिए। और जो दो नेसेसरी वॉल्स होते हैं ये होता है एंड्रोशियम, जिसकी यूनिट होती है स्टेमन, स्टेमन में एंथर और फिलामेंट। और दूसरा होता है गाइनोशियम, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ये सब इसमें आते हैं। तो दो नेसेसरी वर्ड्स ये इंपॉर्टेंट है, दीज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जब फ्लावर का फॉर्मेशन होता है तो फ्लावर के फॉर्मेशन में प्लांट में कुछ मॉर्फोलॉजिकल और हार्मोनल चेंजेस देखने मिलते हैं। तो ये चेंजेस कुछ इस तरह के हैं, जो हार्मोनल चेंजेस और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखने मिलते हैं। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर ये क्या क्या होते हैं ये अपन देखते हैं। सबसे पहले जो शूट मेरिस्टेम होता है, ये शूट मेरिस्टेम कुछ चेंजेस शो करके कन्वर्ट होता है एक नए स्ट्रक्चर में, जिसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम। ये रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम फॉर्मेशन करता है इनफ्लोरेसेंस का, इनफ्लोरेसेंस और फ्लोरल प्रिमोडिया। इनफ्लोरेसेंस और फ्लोरल प्रिमोडिया का फॉर्मेशन होता है। अब ये फ्लोरल प्रिमोडिया, इसमें फ्लावर बर्ड और फ्लोरल बर्ड डेवलप होती है और फाइनली ये फ्लावर का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने मिलता है। तो ये कुछ हार्मोनल्स, यहाँ पे हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। अपन यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस की बात कर रहे हैं, जो सामने दिखता है। शूट मेरिस्टेम कन्वर्ट होती है रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम में। रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम इन्फ्लोरेसेंस और फ्लोरल प्रिमोडिया का फॉर्मेशन करता है। फ्लोरल प्रिमोडिया से फ्लावर बर्ड और फिर फाइनली फ्लावर। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, क्योंकि ये शूट में ही बेसिकली कन्वर्जन देखने मिल रहा है। तो फ्लावर के बारे में जल्दी से शॉर्ट में, फ्लावर की कल्चरल, एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, रिलीजियस, कल्चरल वैल्यू होती है, काफ़ी जगह यूज होता है। मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रोलॉजिकल मार्वल है, इट इज़ अ साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्लोरिकल्चर, स्टडी ऑफ फ्लावर फ्लोरिकल्चर कहलाता है। ये फ्लावर का डायग्राम जो अपन ने लास्ट ईयर भी पढ़ा हुआ है, इसमें 4 वर्ल्स होते हैं, जिसमें से 2 एसेसरी वर्ल्स होते हैं जिनका ज़्यादा कुछ यूज़ देखा नहीं जाता, कैलिक्स और करोला, सेपल और पेटल। नेसेसरी वर्ल्स होते हैं 2, एंडोशियम और गाइनोशियम, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर के फॉर्मेशन में कुछ हार्मोनल और कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखने मिलते हैं। शूट मेरिस्टेम जो होती है वो रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम में कन्वर्ट हुई, इनफ्लोरेसेंस और फ्लोरल प्रिमोडिया बना, फिर वहाँ पे फ्लावर बर्ड और फिर फाइनली फ्लावर का फॉर्मेशन हुआ। अब हम देखते हैं कि फ्लावर में, फ्लावर के अंदर, मतलब जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहले हम बात करेंगे एंडोशियम के बारे में, यानी स्टेमन के बारे में, और स्टेमन में हम पढ़ेंगे एंथर और फिलामेंट के बारे में। नेक्स्ट स्टडी करते हैं स्टेमन। एंडोशियम में, एंडोशियम की जो यूनिट होती है स्टेमन कहलाती है। स्टेमन में 2 पार्ट्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। इसमें एंथर और फिलामेंट होता है। अभी जो हमने स्ट्रक्चर देखा था एंडोशियम का, उसमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखा था हमने। इसमें ये वाला पार्ट, ये फिलामेंट कहलाता है, और जो नीचे जिस पार्ट से अटैच होता है, यहां पे थैलेमस होता है, थैलेमस और रिसेप्टिकल। ये फिलामेंट वाला पार्ट है, और ये ऊपर एंथर। एंथर में जो दोनों पार्ट्स होते हैं इसके, इसको कनेक्ट करने वाला कनेक्टिव कहलाता है। ये अभी हम इसके स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फिलामेंट के बारे में देखें तो फिलामेंट इज अ लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक लाइक
स्टेराइल स्ट्रक्चर, फिलामेंट लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिसका प्रॉक्सिमल पार्ट थैलेमस से जुड़ा होता है। इट्स प्रॉक्सिमल पार्ट इज अटैच्ड टू थैलेमस। इसका प्रॉक्सिमल पार्ट थैलेमस से जुड़ा हुआ रहता है। ये फिलामेंट के बारे में। अब हम बात करते हैं एंथर के बारे में, जो मेन टॉपिक है इस पार्ट स्टेमन का। एंथर, एंथर के बारे में मैं स्ट्रक्चर्स के थ्रू आपको समझाता जाता हूं। सबसे पहले तो एंथर का स्ट्रक्चर देखते हैं। यदि हम इसको कट करेंगे तो हमको एंथर किस तरह से दिखता है ये हम बात कर रहे हैं। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखाई देता है। यहां पे एंथर में टोटल 4 लेयर होती हैं। इसकी 4 वॉल्स होती हैं। इन चारों वॉल्स के क्या नाम हैं और क्या इनका फंक्शन है ये हम एक एक करके अभी बात करते हैं। थोड़ा सा पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन एंथर के बारे में। देखिए, एंथर जो है ये, इसमें 2 लोब्स दिख रहे हैं, ये एक लोब और ये दूसरा लोब। तो एंथर में 2 लोब होते हैं, मींस इट इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। इसके अलावा इस पॉइंट पे, यहां पे एंथर में रप्चरिंग होती है। जब अंदर की जो भी चीजें, सेल्स हैं जिनको हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं, अगर ये मैच्योर हो जाती हैं तो मैच्योर होने के बाद पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करती है। पॉलन ग्रेन जब रिलीज होते हैं तो वैसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डेहिसन शो करते हैं, यानी एंथर में कहीं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे रप्चर होगा और वहां से पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे। तो ये वाला जो पॉइंट होता है, यहाँ हम मानते हैं कि यहाँ से पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं, मतलब यहाँ से डेहिसेंस होता है। इस पॉइंट को स्टोमियम कहते हैं। ये वाला पॉइंट स्टोमियम कहलाता है। तो एक जनरल इंट्रोडक्शन पहले, एंथर में 2 लोब्स हैं, मींस इट इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। और क्योंकि यहाँ से ये पॉइंट ऑफ डेहिसेंस है तो हम इस पार्ट को, यानी ये वाला पार्ट और ये दूसरा ये पार्ट, एक ये पार्ट और दूसरा ये पार्ट, इस पार्ट को हम थीका कहते हैं, THECA, थीका। तो अगर हम एक लोब की बात करें तो एक लोब में 2 थीका हैं। तो टिपिकल एंथर इज बाइलोब्ड, 2 लोब हो गए, और हर लोब में क्योंकि 2 थीका है, यानी इस एंथर में टेट्राथीकस स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है। तो एंथर के बारे में, it is bilobed structure and each lobe contain 2 theca, that is dithecus, डाइथीकस स्ट्रक्चर। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है और हर लोब में 2 थीका होते हैं, यानी एक लोब में 2 थीका है। और ये जो टर्म है डाइथीकस, डाइथीकस एक लोब के रिस्पेक्ट में कहा गया है। अब यहां पे, यानी हर थीका में अंदर स्फेरिकल बॉडी होती है। इस स्फेरिकल बॉडी को माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। ये जो स्फेरिकल बॉडी है इसको माइक्रोस्पोरेंजिया कहा जाता है। अब यहां पे टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसीलिए एक टिपिकल एंथर जो कि बाइलोब्ड और टेट्राथीकस होता है वो टेट्रास्पोरेंजिएट भी होता है। ईच कॉर्नर हैज
spherical structure called microsporangia so a typical anther is tetrasporangiate. टेट्रास्पोरेंजिएट क्योंकि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया इसमें प्रेजेंट है। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइलोब्ड क्यों कहते हैं? 2 लोब होते हैं, हर लोब में 2 थीका, इसलिए टेट्राथीकस, और हर कॉर्नर पे एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया, इसलिए टेट्रास्पोरेंजिएट। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है इसको पॉलन सैक भी कहा जाता है। माइक्रोस्पोरेंजिया को पॉलन सैक भी कहा जाता है। जब एंथर मैच्योर हो जाता है, वो पॉलन ग्रेन बना लेता है, तो इस माइक्रोस्पोरेंजिया को पॉलन सैक भी कहा जाता है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया इज ऑल्सो नोन एज पॉलन सैक, इज ऑल्सो नोन एज पॉलन सैक। और ये कब कहते हैं? जब एंथर मैच्योर हो जाता है। जब एंथर मैच्योर होता है तो इसको पॉलन सैक कहा जाता है। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर कुछ टिश्यूज होती हैं जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी शो करती हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर कुछ टिश्यूज होती हैं जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी शो करती हैं। इन टिश्यूज को कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। तो माइक्रोस्पोरेंजिया कंटेन स्पोरोजिनस टिश्यू, माइक्रोस्पोरेंजिया कंटेन स्पोरोजिनस टिश्यू which shows meristematic activity. Which shows meristematic activity, यानी ये डिवीजन शो करती है और डिवीजन के बाद फिर नए स्ट्रक्चर बनाती है। इस पॉइंट को भी अच्छे से मार्क कर लें। यहाँ पे पॉइंट ऑफ डेहिसेंस है, यहाँ पे एंथर रप्चर होता है और इसे हम कहते हैं स्टोमियम। इसके अलावा बीच में यहाँ पे ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसे हम कहते हैं कनेक्टिव। एंथर में जो ये वाला पार्ट होता है जो दोनों लोब्स को जोड़ के रखता है, इसे कनेक्टिव कहते हैं। कनेक्टिव स्टेराइल होता है। ये स्टेराइल स्ट्रक्चर है जो कि बीचों बीच प्रेजेंट होता है, ये बाद में फिर डिसअपियर हो जाता है। तो ये हो गया एंथर का एक जनरल इंट्रोडक्शन। 2 लोब हैं, 4 थीका हैं, हर लोब में 2 थीका है, इसलिए एंथर को बाइलोब्ड और डाइथीकस कहते हैं। डाइथीकस वर्ड जो यूज किया जाता है वो एक लोब के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं अपन। फिर हर कॉर्नर पे स्फेरिकल बॉडी होती है जिसको माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर, और अंदर जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी शो करने वाली टिश्यूज और सेल्स होती हैं उसको अपन स्पोरोजिनस सेल और टिश्यू कहते हैं। अब हम एंथर में जो इसकी लेयर्स हैं इसकी बात करते हैं। यदि एंथर का टीएस देखा जाए तो उस टीएस में हमें क्या क्या देखने मिलता है ये हम बात कर रहे हैं। एंथर के टीएस में सबसे पहले जो बाहर की तरफ लेयर होती है, बाहर की तरफ वॉल होती है, उसको हम कहते हैं एपिथीशियम और एपिडर्मिस। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है दैट वी कॉल्ड एपिडर्मिस। टीएस ऑफ एंथर, एंथर कंटेन 4 वॉल्स। सबसे पहले सबसे बाहर वाली होती है एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस के बारे में, ये प्रोटेक्टिव नेचर की होती है और डेहिसेंस में हेल्प करती है। तो आउटर मोस्ट लेयर ये प्रोटेक्टिव होती है, हेल्प इन डेहिसेंस, यानी एंथर के रप्चर में हेल्प करती है। और कुछ इसमें फाइब्रस बैंड्स, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, स्वेल्ड स्ट्रक्चर्स भी देखे जाते हैं इसमें। ये एपिडर्मिस सबसे बाहर वाली लेयर। नेक्स्ट लेयर होती है, इसे हम कहते हैं एंडोथीसियम। एंडोथीसियम सेकेंड लेयर है, इसका भी कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होता है।
सेकेंड लेयर इज एंडोथीसियम। एंडोथीसियम डेhiscence में हेल्प करती है, इट हेल्प इन डेhiscence। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका, इसमें कुछ फाइब्रस बैंड्स होते हैं जो कि अल्फा सेलुलोजिक फाइबर्स के बने होते हैं। इसमें अल्फा सेलुलोजिक फाइब्रस स्ट्रक्चर्स होते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में, ये जो अल्फा सेलुलोजिक फाइब्रस स्ट्रक्चर्स होते हैं, दीज स्ट्रक्चर्स आर नॉट फाउंड इन हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं देखा जाता। थर्ड लेयर जो होती है वो अंदर तक जाती है। एक्चुअली ये जो थर्ड लेयर है, ये थर्ड लेयर में 1 से 3 लेयर स्ट्रक्चर देखा जाता है। मतलब ये भी थर्ड लेयर और अगली वाली भी थर्ड लेयर ही कहलाएगी। इसको हम कहते हैं मिडिल लेयर। ये मिडिल लेयर कहलाती है। मिडिल लेयर जो है ये 1 से 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है। इट इज 1 to 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। ये भी डेhiscence में हेल्प करती है। इट ऑल्सो हेल्प इन डेhiscence। और जब मैच्योरिटी होती है तो ये खत्म हो जाती है, गायब हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। तो नेक्स्ट लेयर है मिडिल लेयर। ये 1 to 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है और ये डेhiscence में हेल्प करता है। इसके साथ साथ मैच्योरिटी के समय ये डीजनरेट हो जाता है। नेक्स्ट लेयर आती है फोर्थ लेयर। ये फोर्थ लेयर कहलाती है टैपेटम। टैपेटम का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है न्यूट्रिशन का। ये जो फोर्थ लेयर है, ये टैपेटम कहलाती है। टैपेटम इज इनरमोस्ट लेयर। सबसे अंदर वाली लेयर है। इसके अलावा इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फंक्शन इसके। मेनली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रिशन ऑफ पॉलन ग्रेन। ये बेसिकली पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ये एक एंजाइम भी सेक्रेट करती है जिसका नाम है कैलेज। ये कैलेज कहाँ पे काम करेगा ये अभी बात करेंगे। इंपॉर्टेंट एंजाइम है बहुत, जो कि टैपेटम के द्वारा सेक्रेट किया जाता है। इसके अलावा इसमें डीएनए होता है। इसकी सेल्स जो होती हैं पॉलीप्लॉइडी शो करती हैं। इसके अलावा साइटोप्लाज्म इसका डेंस होता है, काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा होता है साइटोप्लाज्म, और मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन इसमें देखने मिलती है। तो ये हो गया एक टिपिकल एंथर का स्ट्रक्चर। फिर से एक बार बात करते हैं एंथर के बारे में। एंथर में 2 लोब्स होते हैं, 4 थीका होते हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, इसलिए डाइथीकस एक लोब के रिस्पेक्ट में, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर और टेट्राथीकस स्ट्रक्चर इसे हम कहते हैं। एंथर में अगर हम इसका टीएस देखें तो इसमें 4 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर वाली लेयर होती है एपिडर्मिस, ये प्रोटेक्शन में हेल्प करती है और डेhiscence में हेल्प करती है। सेकेंड लेयर होती है एंडोथीसियम, एंडोथीसियम भी डेhiscence में ही हेल्प करती है। मिडिल लेयर 1 to 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है
और ये भी डेhiscence में हेल्प करता है। साथ में मैच्योरिटी के समय ये डीजनरेट हो जाता है। यानी एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर, इन तीनों का एक स्पेसिफिक फंक्शन तो है, दैट इज इट हेल्प इन डेhiscence ऑफ एंथर। जो चौथी लेयर होती है टैपेटम, टैपेटम जो होती है इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल देखा गया है। टैपेटम के ये सारे फंक्शंस भी देखें। टैपेटम में सबसे इनर मोस्ट लेयर है, मेनली ये पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, जो पॉलन ग्रेन आखिरी में बनता है। इसके अलावा ये एक एंजाइम कैलेज सेक्रेट करती है, इसमें डीएनए होता है। ये सेल्स जो होती हैं पॉलीप्लॉइडी शो करती हैं। साइटोप्लाज्म जो होता है ये गाढ़ा होता है और मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन यहाँ पे देखने मिलती है। टैपेटम में बेसिकली दो तरह की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। टैपेटम कंटेन टू टाइप ऑफ सेल्स। इसमें एक होती है पहली ग्लैंडुलर सेल। ग्लैंडुलर सेल्स एक ग्लैंड की तरह काम करती हैं। ये सेक्रीट करती हैं बेसिकली कुछ सब्सटेंसेस को, जैसे कंपैटिबिलिटी प्रोटीन, स्पोरोपोलेनिन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है। स्पोरोपोलेनिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो पॉलन ग्रेन का फॉसिलाइजेशन होता है उसमें। इसके अलावा पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम भी स्पोरोपोलेनिन ही करता है। इसके अलावा पॉलन किट का फॉर्मेशन भी ग्लैंडुलर सेल्स ही करती हैं। इट सेक्रीट स्पोरोपोलेनिन, बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है ये, नीट में भी इसका कई बार क्वेश्चन आ चुका है। स्पोरोपोलेनिन कंपैटिबिलिटी प्रोटीन, पॉलन किट। पॉलन किट के बारे में बता दूं, पॉलन ग्रेन जो होता है, जो अभी अपन देखेंगे कैसे बनता है। पॉलन ग्रेन जो कि एक स्फेरिकल बॉडी है, पॉलन ग्रेन के ऊपर की तरफ कुछ स्टिकी मटेरियल प्रेजेंट होता है, कुछ चिपचिपा मटेरियल प्रेजेंट होता है, वो पॉलन किट कहलाता है। जिन प्लांट्स में पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के थ्रू होता है उसमें पॉलन किट मेजर देखा जाता है। तो ये स्पोरोपोलेनिन कंपैटिबिलिटी प्रोटीन और पॉलन किट का फॉर्मेशन करता है। इट ऑल्सो फॉर्म यूबिश बॉडी, इट ऑल्सो फॉर्म्स यूबिश बॉडी which help in ornamentation of exine। यूबिश बॉडी पॉलन ग्रेन के ऊपर एक अलग डिजाइनिंग पैटर्न बनाती है जो कि टैक्सोनॉमिकल स्टडीज में काफी यूजफुल साबित होती है। इट ऑल्सो फॉर्म यूबिश बॉडी that help in ornamentation of exine। This help in taxonomical studies। ये टैक्सोनॉमिकल स्टडीज में हेल्प करती है। ये हो गई ग्लैंडुलर सेल्स। टैपेटम में एक तरह की सेल, दूसरी होती है अमीबॉइड सेल। अभी हमने बात की थी कि टैपेटम इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू न्यूट्रिएंट टू पॉलन ग्रेन। इसमें अमीबॉइड सेल जो होती है ये न्यूट्रिशन का मेन फंक्शन परफॉर्म करती है। इसमें एक्चुअली होता क्या है, टैपेटम की जो अंदर की तरफ सेल होती है, जो माइक्रोस्पोरेंजिया की तरफ सेल्स होती हैं, वो धीरे धीरे रप्चर होती जाती है। उनके रप्चर होने के साथ साथ ये जो एंटायर कंटेंट होता है टैपेटम का, ये अंदर की तरफ मूव करता जाता है। और क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट मटेरियल होता है तो वो न्यूट्रिएंट मटेरियल पॉलन ग्रेन के पास पहुंचता है और पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिएंट्स मिलने लगते हैं। इसमें एंटायर प्रोटोप्लास्ट मूव इनवर्ड एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू पॉलन ग्रेन। इसमें एंटायर प्रोटोप्लास्ट कंटेंट अंदर की तरफ मूव करता है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है पॉलन ग्रेन को। तो ये हो गया एंथर का स्ट्रक्चर।
एंथर में बेसिकली 4 वॉल्स हैं। चारों वॉल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो देखा गया है वो टैपेटम का सबसे अंदर वाली लेयर है। डेंस साइटोप्लाज्म होता है, डीएनए होता है, सेल्स पॉलीप्लॉइडी कंडीशन शो करती हैं। एक्चुअली पॉलीप्लॉइडी मतलब क्या होता है? पॉलीप्लॉइडी मतलब नंबर ऑफ सेल्स और न्यूक्लियस का बढ़ते जाना। नंबर ऑफ न्यूक्लियस बढ़ने का कारण इसमें 2 प्रोसेस बेसिकली देखेंगे। एक होता है एंडोमाइटोसिस और दूसरा होता है पॉलीटिनी। एंडोमाइटोसिस और पॉलीटिनी इसका मतलब होता है डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। एंडोमाइटोसिस में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग होती है। पॉलीटिनी में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है पर क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग नहीं होती। इन दोनों कंडीशंस में पॉलीप्लॉइडी कंडीशन अराइज होती है जो कि टैप्टम सेल्स में देखी जाती है। टैप्टम सेल्स 2 तरह की सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं न्यूट्रिशन के लिए, अमीबॉइड सेल्स, और ये सारे सब्सटेंस सेक्रीट करता है ग्लैंडुलर सेल्स। अब हम बात करते हैं जो अभी हमने माइक्रोस्पोरेंजिया पढ़ा है, स्पोरोजिनस टिश्यू पढ़ी है, उसके बारे में। दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। और ये जो माइक्रोस्पोर बनते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं, यानी इसको हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर टोटल 4 बनते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर टेट्राड फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है ये डिप्लॉइड होती है। तो फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर टेट्राड फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता कैसे ये हम बात करते हैं। अभी हमने बात की थी कि एंथर में चारों कॉर्नर्स पे माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू होती है। स्पोरोजिनस टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी देखने मिलती है। ये जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है तो इसके कारण कुछ डिविजन्स होते हैं, कुछ नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ये जो नई सेल बनती है इसको अपन माइक्रोस्पोर कहते हैं। किस तरह से होती है ये देखते हैं। जो स्पोरोजिनस टिश्यू होती है स्पोरोजिनस टिश्यू फॉर्म्स माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है। मियोटिक डिवीजन के कारण यहां पे माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ 4 माइक्रोस्पोर। 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं और ये माइक्रोस्पोर्स किस तरह से बनते हैं ये हम बात करते हैं। इसमें सबसे पहला होता है आइसो बायलैटरल टेट्राड। आइसोबायलैटरल टेट्राड यानी माइक्रोस्पोर एक तरह का अरेंजमेंट शो करता है आइसोबायलैटरल टेट्राड। इसमें क्या होता है, ये माइक्रोस्पोर कुछ इस तरह से अरेंज होते हुए दिखते हैं। ये 4 माइक्रोस्पोर। ये जो अरेंजमेंट दिख रहा है ये होता है मोनोकॉट्स में। मोनोकॉट्स में आइसोबायलैटरल टेट्राड फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज और कि ये जो फॉर्मेशन हो रहा है ये इस तरह से जो डिवीजन होके बन रहा है इसे कहते हैं सक्सेसिव टाइप। सक्सेसिव टाइप का जो फॉर्मेशन होता है इसमें हम जानते हैं मियोसिस जो होता है मियोसिस 2 पार्ट में कंप्लीट होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2।
जब हर डिवीजन के बाद, यानी साइटोकाइनेसिस जब होगा और हर डिवीजन के बाद दो दो सेल्स का फॉर्मेशन होगा तो वो सक्सेसिव टाइप कहलाता है। जबकि दूसरा जो होता है साइमल्टेनियस टाइप, उसमें लास्ट में 4 सेल्स मिलती हैं। तो सक्सेसिव टाइप मोनोकॉट्स में पाया जाता है, और मोनोकॉट्स क्योंकि एडवांस होते हैं एज कम्पेयर टू डाइकॉट्स, तो ये जो आइसोबाइलेटरल टेट्राड है ये एडवांस टाइप माना जाता है। एडवांस टाइप होता है ये। दूसरा अरेंजमेंट होता है टेट्राहेड्रल टेट्राड। टेट्राहेड्रल टेट्राड, टेट्राहेड्रल शेप का स्ट्रक्चर, ये कुछ इस तरह का देखने मिलता है। टेट्राहेड्रल टेट्राड ये देखा जाता है डाइकॉट्स में, और दूसरा ये साइमल्टेनियस डिवीजन से बनता है। टेट्राहेड्रल टेट्राड डाइकॉट्स के केस में देखा जाता है और ये साइमल्टेनियस डिवीजन से बनता है। इसके अलावा और भी कुछ शेप्स होते हैं माइक्रोस्पोर के केस में जो देखने मिलते हैं, अरेंजमेंट में देखने मिलते हैं। एक होता है लीनियर। लीनियर टेट्राड में अरेंजमेंट कुछ इस तरह से देखने मिलता है। नेक्स्ट वन इज टी शेप। टी शेप में अरेंजमेंट इस तरह का होता है। और लास्ट है डेकुसेट। डेकुसेट में अरेंजमेंट कुछ इस तरह का होता है। तो ये 5 तरह के अरेंजमेंट हो गए माइक्रोस्पोर के, जो कि मियोसिस के बाद बना। मियोसिस के बाद 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। ये चारों माइक्रोस्पोर में कोई भी हमें अरेंजमेंट मिल सकता है। मोनोकॉट्स में आइसोबाइलेटरल और डाइकॉट्स में टेट्राहेड्रल, ये 2 काम के हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, वो ये कि एक प्लांट होता है एरिस्टोलोशिया एलिगेंस। एरिस्टोलोशिया एलिगेंस में all 5 type of tetrads are found. यानी ये जो 5 स्ट्रक्चर हैं टेट्राड के, ये एरिस्टोलोशिया एलिगेंस में देखने मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक ही समय पे 5 नहीं होंगे, कभी किसी स्ट्रक्चर में कोई एक शेप बनेगा, किसी दूसरे स्ट्रक्चर में कोई दूसरा, कहीं पे ये, कहीं पे ये, कहीं पे ये। तो एरिस्टोलोशिया एलिगेंस एक ऐसा प्लांट है जिसमें 5 टाइप के टेट्राड देखने मिलते हैं। ये हमने देखा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड होते हैं और ये 4 बनते हैं। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉइड होती है। एक्चुअली इसमें होता क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू जो होती है, स्पोरोजिनस टिश्यू माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है जिसमें 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। माइक्रोस्पोर का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से देखा जाता है। आइसोबाइलेटरल टेट्राड मोनोकॉट्स में, सक्सेसिव टाइप और एडवांस टाइप है ये। टेट्राहेड्रल डाइकॉट्स के केस में देखा जाता है, और बाकी ये शेप एरिस्टोलोशिया एलिगेंस में 5 तरह के टेट्राड देखने मिलते हैं। अभी हमने बात की कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल जैसे हम आइसोबाइलेटरल टेट्राड का जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का हमने देखा। ये माइक्रोस्पोर कहलाता है, और माइक्रोस्पोर ही पॉलन ग्रेन कहलाता है। जब ये डेवलप हो जाता है तो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे ये जो पार्ट है जो माइक्रोस्पोर को आपस में जोड़ के रख रहा है, ये पार्ट डिग्रेड होता है, डाइजेस्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड कैलेस।
इट वॉज डाइजेस्टेड बाय कैलेज। कैलेज एंजाइम याद होगा, अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि टैपेटम से सेक्रेट होता है। टैपेटम कैलेज एंजाइम बनाता है और ये कैलेज इस कैलोज को, एक्चुअली ये कैलोज के कारण जुड़े होते हैं, कैलोज पॉलीसेकेराइड होता है, ये कैलोज को डिसॉल्व कर देता है और फिर माइक्रोस्पोर अलग अलग हो जाते हैं। माइक्रोस्पोर अलग हो रहे हैं मतलब पॉलन ग्रेन रिलीज होने वाला है, माइक्रोस्पोर ही पॉलन ग्रेन कहलाता है। अब यहाँ पे हम जब इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये पॉलन ग्रेन कहलाता है। अब पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर अपन स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बता रहा हूँ और स्ट्रक्चर में ही सारे लेबलिंग साथ साथ में बताता जाता हूँ और उसको समझाता भी जाता हूँ। सबसे पहले तो पॉलन ग्रेन स्फेरिकल होती है, स्फेरिकल होती है और इसका डायमीटर होता है 25 to 50 माइक्रोमीटर, ये इसका डायमीटर है। पॉलन ग्रेन में ये सेल वॉल कहलाती है और सेल वॉल में लेयर बाहर की तरफ और अंदर की तरफ देखी जाती है। इसमें एक लेयर बाहर की तरफ और एक लेयर अंदर की तरफ होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये बाहर की लेयर, इस बाहर की लेयर को हम एक्साइन कहते हैं, जबकि अंदर की तरफ जो लेयर होती है उस अंदर की तरफ लेयर को इंटाइन कहते हैं। ये बाहर की लेयर दैट वी कॉल्ड एक्साइन एंड इनर लेयर इज नोन एज इंटाइन। इंटाइन ये अंदर वाली लेयर। इसमें जो सेल वॉल थी इसको हम कहते हैं स्पोरोडर्म। ये सेल वॉल कहलाती है पॉलन ग्रेन की। सेल वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन इज नोन एज स्पोरोडर्म। इसमें जो बाहर की तरफ लेयर होती है दैट इज एक्साइन, ये आउटर लेयर कहलाती है। और जो अंदर की तरफ होती है ये वाली लेयर जो कि स्पोरोडर्म से जुड़ी होती है, इसे हम कहते हैं इंटाइन। इंटाइन जो है ये इनर वॉल है, बाहर की लेयर एक्साइन, अंदर वाली लेयर इंटाइन। स्पोरोडर्म सेल वॉल कहलाती है। एक्साइन जो होती है इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। ये स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। अब स्पोरोपोलेनिन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्पोरोपोलेनिन के बारे में, ये फैटी सब्सटेंस है, फैटी सब्सटेंस है, सबसे ज्यादा हार्ड प्रोटेक्टिव सब्सटेंस है स्पोरोपोलेनिन। दुनिया में आज तक कोई एंजाइम ऐसा नहीं देखा गया जो स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर सके। स्पोरोपोलेनिन किसी पीएच पे, किसी भी टेम्परेचर पे अफेक्ट नहीं होता, नॉट अफेक्टेड। एट एनी पीएच टेम्परेचर, नो एंजाइम कैन डिग्रेड इट। दुनिया में आज तक कोई एंजाइम नहीं खोजा गया जो इसको डिग्रेड कर सके। इसके अलावा अब क्योंकि स्पोरोपोलेनिन डिग्रेड नहीं होता, ये कई सालों तक बना रहता है, इसीलिए इट हेल्प इन फॉसिलाइजेशन स्टडी। पॉलन ग्रेन
जब फॉसिल के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि स्पोरोपोलिन उनकी डेथ नहीं होने देता, यानी अंदर का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं होने देता, तो ये फॉसिलाइजेशन में हेल्प भी करता है। इसके अलावा इट ऑल्सो हेल्प इन टेक्सोनोमिकल स्टडी, क्योंकि एक्साइन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें ऊपर की तरफ यूबिश बॉडी के कारण एक्साइन में कुछ स्पेसिफिक अरेंजमेंट देखने मिलता है, और उस अरेंजमेंट के कारण टेक्सोनोमिकल स्टडीज में हेल्प मिलती है। जो इंटाइन लेयर होती है, इंटाइन लेयर इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोस एंड पेक्टिन। इंटाइन लेयर सेल्यूलोस और पेक्टिन की होती है। मटेरियल कंपोजिशन बहुत अच्छे से याद रखना है। इंटाइन, सेल्यूलोस और पेक्टिन। स्पोरोपोलिन जो होती है वो फैटी सब्सटेंस की है। सेल वॉल इसकी स्पोरोडर्म, बाहर वाला पार्ट एक्साइन, अंदर वाला पार्ट इंटाइन। पॉलन ग्रेन में कई जगह ऐसी भी होती है जहां पे एक्साइन नहीं पाई जाती, मतलब स्पोरोपोलिन वहां पे एब्सेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे इसको एब्सेंट कर दिया। ये जो पार्ट है जहां पे स्पोरोपोलिन नहीं होता, इस पार्ट को अपन कहते हैं जर्म पोर। जर्म पोर वो जगह है जहां पे स्पोरोपोलिन नहीं होता। स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट। इसके अलावा एक और पॉइंट है इसमें, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। फॉर्मेशन तो नहीं कहना चाहिए, अराइज ऑफ पॉलन ट्यूब। एक्चुअली इंटाइन जो होती है, इंटाइन पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है, और वो पॉलन ट्यूब जर्म पोर से बाहर निकलती है, यानी जर्म पोर पॉलन ट्यूब को निकलने का रास्ता देता है, जबकि बनाने का काम इंटाइन करता है। इसके अलावा पॉलन ग्रेन में अंदर साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस भी होता है। ये पॉलन ग्रेन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट, इसके स्ट्रक्चर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन के बहुत सारे फंक्शंस अभी हमने देखे। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉलन ग्रेन ऑफ सम प्लांट causes allergy. Pollen grain of some plants causes allergy. कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, अमेरेंथस, चिनोपोडियम और पार्थीनियम। पॉलन ग्रेन कुछ प्लांट्स के एलर्जी कॉज करते हैं। ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसके पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है। और एलर्जी भी कौन सी होती है? एलर्जी जैसे हे फीवर। इसके अलावा कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स लाइक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, ये सारी प्रॉब्लम्स पॉलन ग्रेन के कारण हो सकती हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉलन ग्रेन एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट यूज किए जाते हैं। पॉलन ग्रेन एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी यूज होते हैं। बेसिकली प्रोटीन की तरह इसको यूज करते हैं। प्रोटीन की पॉलन ग्रेन न्यूट्रिएंट जो प्रोटीन होता है उसकी तरह इसको यूज किया जाता है। और ये दो तरीके से यूज किया जाता है, एज टैबलेट और एज सिरप। वेस्टर्न कंट्रीज में पॉलन ग्रेन को यूज किया जाता है सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट की तरह। इसको टैबलेट और सिरप के फॉर्म में यूज किया जाता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको एथलीट्स यूज करते हैं। और दूसरा, टू इंप्रूव हॉर्स रेसेस।
हॉर्स की रेसेस को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है और एथलीट्स इसको यूज़ करते हैं एज अ न्यूट्रिएंट। तो ये पॉलिन ग्रेन के बारे में एक जनरल इंफॉर्मेशन। इसमें पॉलिन ग्रेन के बारे में एक लास्ट पार्ट और अपन पढ़ते हैं, दैट इज पॉलिन वायबिलिटी। पॉलिन वायबिलिटी जो होती है, पॉलिन वायबिलिटी मतलब पॉलिन ग्रेन जब निकला, स्टिग्मा के ऊपर आके बैठा और जितने समय तक वो सर्वाइव कर रहा है वो पॉलिन वायबिलिटी कहलाती है। इट इज द टाइम पीरियड एट विच पॉलिन ग्रेन बिकम्स वायबल और लिविंग। और ये अलग अलग टाइम पीरियड देखा जाता है, जैसे इसमें दो एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे सीरियल्स जैसे राइस, व्हीट, पॉलिन की वायबिलिटी होती है 30 मिनट्स, आधा घंटा। इसके अलावा कुछ फैमिली हैं जैसे लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, रोजेसी, इसमें पॉलिन वायबिलिटी जो होती है ये कुछ मंथ की होती है, कई बार तो वो ईयर्स की भी देखने मिलती है। पॉलिन वायबिलिटी टाइम पीरियड जब पॉलिन ग्रेन सर्वाइव करता है, जितने समय के लिए वो सर्वाइव करेगा, पॉलिन वायबिलिटी। सीरियल्स के लिए जैसे राइस और व्हीट के लिए 30 मिनट्स की होती है। लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी और रोजेसी के लिए कई महीनों तक पॉलिन वायबिलिटी देखी जाती है। इसमें एक मेथड होता है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन का क्वेश्चन लास्ट ईयर नीट में भी आया था। क्रायो प्रिजर्वेशन एक्चुअली होता क्या है? क्रायो प्रिजर्वेशन होता है कि पॉलिन ग्रेन को लो टेम्परेचर एंड इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन दीज आर प्रिजर्व्ड। इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पूछी जा चुकी है। पॉलिन ग्रेन्स आर प्रिजर्व्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है और किस मीडियम में स्टोर कर रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे इसको प्रिजर्व किया जाता है। ये प्रोसेस कहलाता है क्रायो प्रिजर्वेशन। जो पॉलिन बैंक्स होते हैं, पॉलिन बैंक मतलब जहाँ पे पॉलिन को स्टोर किया जाता है, वहाँ पे ये प्रोसेस किया जाता है। तो ये हो गया पॉलिन ग्रेन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, किस तरह का क्या स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोरोपोलिन, ये आप अच्छे से याद कर लें। जो भी कंपोजिशन है सब आपको अच्छे से याद करना है। इस चैप्टर से लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस नीट में बनते हैं। इसका हर पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार रिवाइज करिए। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है और इसको याद करने की कोशिश करिए बार बार पढ़कर।